हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 130। टिक टिक टिक। धनी ने जब अरमान को अपने सामने देखा तो मानो वो सब भूल गई। वो उसे लेकर अब भी बहुत डरी हुई थी। वो डर से कांप रही थी। वो अरमान को छूकर अपने पास महसूस करना चाहती थी। कहीं वो सपना तो नहीं था, कहीं वो उसके पास आते ही गायब हो गया तो उसका बच्चा ठीक तो है ना। जैसे ही धवनी ने अरमान की तरफ अपनी बाहों को फैलाया, अरमान का मासूम दिल खुशी से नाच उठा। उसकी माँ ने उसे बुलाया है, वो कैसे नहीं जाता। मेरा एक भी सेकंड गवाए अरमान धवनी की बाहों में समा गया। जैसे ही धवनी ने अरमान को अपनी बाहों में महसूस किया, उसका इतनी देर से अशांत दिल एकदम से शांत हो गया। इतना सुकून तो धवनी ने कभी भी महसूस नहीं किया था। यही हाल अरमान का था। वो भी अपनी माँ को दोबारा पाकर बेहद खुश था। धवनी ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। उसे लगा कि जैसे आज उसका खोया अंश उसे वापस मिल गया है। बुआ, सुरेश, पंकज, सुषमा और रोहित सब बाहर की ओर भाग गए। उन्होंने डीएसपी से माफ़ी मांगते हुए रमेश को छोड़ने की गुहार लगाई, पर अबीर के ऑर्डर के बिना तो वो क्या कर सकता था। उसने उन लोगों की एक भी नहीं सुनी। अबीर ने पाकी को विशाल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और कुछ ज़रूरी अरेंजमेंट्स करने के लिए भेज दिया। पाकी ने अबीर से पूछा, तुम नहीं चल रहे? अबीर ने मुस्कुराकर धवनी के परिवार वालों की तरफ देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे खूंखार शेर अपने शिकार को देख रहा हो, जिसे देखकर बुआ को छोड़ सब सिहर गए। फिर अबीर बोला, मुझे इन सबसे कुछ हिसाब किताब चुकते करने हैं, तुम जाओ। अबीर की बात सुनकर पाकी मुस्कुरा दी और उसने हाँ में सिर हिलाया और कनिंगली धवनी के परिवार वालों की तरफ हंसी। उसकी हंसी से साफ लग रहा था कि वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए जैसे कह रही थी, तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी वार्निंग ऐसी थी जिससे सबके पसीने बुरी तरह से छूट गए। पाकी जल्दी विशाल और धवनी की माँ को वहाँ से लेकर चली गई। उसके बाद कुछ देर बाद डीएसपी साहब भी रमेश को लेकर निकल गए। सब लोग गोलियाँ चल रही और पुलिस की वैन की आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। सारा मोहल्ला वहाँ खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सब उनके बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ बहुत खुश थे। कुछ तो अभी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। एक आदमी बोला, इन लोगों ने सबका जीना हराम कर रखा था, इनके साथ सही हुआ। दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, बड़े दबंग बनने फिरते थे, आज इनको इनकी टक्कर का आदमी मिल गया। बुआ ने गुस्से से जलती निगाहों से सबको देखा, जिससे डरकर सब चुप हो गए। बुआ अबीर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अबीर की आंखों गुस्से में अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली और दांत भींचकर अबीर से कहा, लड़के, तूने बहुत गलत किया ऐसा करके। अब तो तू देख मैं तेरा और धवनी का क्या हाल करती हूँ। अबीर, जो अभी भी उनका मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था, जब उसने उनकी ये बात सुनी तो कि वो धवनी को चोट पहुंचा देगी, तो अबीर का खून गुस्से से उबलने लगा। उसने गुस्से से बुआ की आंखों में देखा और कहा, 5 दिन दिए थे ना आपने मेरी पत्नी को मुझे छोड़ने के लिए, अब मैं आपको 5 दिन देता हूँ। अबीर ने वहाँ खड़े हर इंसान को ऐसे देखा जैसे कि वो उनको अपनी नज़रों में उतार रहा था, जिससे सब कांप गए। अबीर ने आगे कहा, इन 5 दिन में मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, ये वादा है मेरा। मेरी पत्नी के हर आंसू की कीमत तुमको चुकानी होगी। उसकी बात सुनकर बुआ को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, चलो एक शर्त लगाते हैं लड़के, मैं भी तुझे 5 दिन देखती हूँ, देखते हैं कौन किसको पहले बर्बाद करता है। अबीर ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अबीर ने आगे कहा, मेरा बदला तो शुरू आज से ही होगा, डेमो आपने देख ही लिया है, एक एक करके तुम सबका नंबर आएगा और बुआ जी सबसे आखिरी दिन में आपका नंबर आएगा, ताकि आप सबको अपनी आंखों से बर्बाद होता देख सको। ये कहकर वो मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसके कानों में सुरेश की आवाज़ पड़ी, माँ, पहले उस वैश्या धवनी को ठिकाने लगाना, सारी मुसीबत की जड़ वही है। मैं खुद अपने हाथों से उसके बाल पकड़कर उसे खींच कर ले आऊँगा। अभी काफ़ी कामली मुस्कुरा रहा था और वहाँ से जा रहा था, ये सुनते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने पीछे मुड़कर सुरेश के घुटने पर एक लात मारी, कड़ाक। सबने ये आवाज़ क्लियरली सुनी। सबने देखा सुरेश दर से चलाते हुए अपना घुटना पकड़कर ज़मीन पर बैठा था। सब सुरेश की तरफ भागे। अबीर ने गुस्से से कहा, मेरी पत्नी के बारे में अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। उस आदमी की पत्नी भागकर उसकी तरफ आई। ए जी, उन लोगों ने घर की बहुओं को पैर की जूती समझ रखा था और गुस्सा उतारने का सामान भी। सुरेश गुस्से और दर्द से पागल हो गया था, तो उसने पत्नी को मारना शुरू कर दिया ताकि उसका गुस्सा कहीं तो उतार ले। अबीर को तो वो चाहकर भी नहीं छू सकता था। अबीर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। धवनी इन दरिंदों के बीच इतने साल रही। अबीर का दिल धवनी के लिए दुखने लगा। उसने अपने मन में इन लोगों को पूरी तरह से तबाह करने की ठान ली थी। फिर वो गुस्से से मुड़ते हुए चला गया।
एंड बोला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक टिक। उसने घड़ी की तरह आवाज़ निकाली, जिससे वहाँ खड़े हर इंसान के शरीर में सिहरन पैदा कर हो गई। सब अपनी ज़िंदगी की खैर बनाने लगे। उधर धवनी कभी अरमान के हाथों को चूमती, कभी उसके चेहरे को। वो बस खुद को भरोसा दिलाना चाहती थी कि उसका बच्चा ठीक है। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो सच में नहीं जी पाती। धवनी ने अरमान से को प्यार से देखते हुए कहा, मुझे माँ कहो। अरमान ने जब से उसकी बात मानी उसे प्यार से कहा, माँ। धवनी की आंखों से आंसू बह निकले। अरमान ने जब से उसे माँ कहना एड्रेस करना शुरू किया है, वो बहुत खुश हो गई थी। पहले तो वो उसे बस धवनी कहता था। अरमान धवनी को दौड़ता देखकर घबरा गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं माँ। धवनी ने उसे जोर से अपने गला लगा लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। धवनी ने जब मुड़कर देखा तो अबीर का उन्हें प्यास से दिखता हुआ चेहरा पाया। धवनी अबीर को एकदम से देखकर घबरा गई। उसका सारा प्लान खराब हो गया। आज उसे डाइवोर्स लेने जाना था, नहीं तो विशाल के साथ जो होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे अरमान को खुद से दूर बेड पर बिठा दिया और चादर में अपना मुंह छिपाकर लेट गई। ये सब देखकर अभी रास्ते में अंदर आया, बोला, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है धवनी, आगे से मत करना। धवनी हैरान रह गई। उसका क्या मतलब था? क्या उसे उसके नाटक के बारे में पता चल गया? तो अब तभी उसे एक जानी पहचानी से आवाज़ सुनाई दी, आप सही कह रहे हो जीजू। ये आवाज़ सुनते ही धवनी एक झटके में खड़ी गई और उसके मुंह से निकला, विशाल। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जो आप देते ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06।